हेलो क्लास 8th वेलकम स्टूडेंट्स एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लैंड यानी ज़मीन, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन। ठीक है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट विल नो अबाउट, हम इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे वो है लैंड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, लैंड एक इम्पोर्टेंट स्रोत, द यूज़ ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज, अलग अलग पर्पजेज के लिए लैंड का यूज़, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे लैंड के हम अलग अलग टाइप के, कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ लैंड, लैंड को संरक्षित रखने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, सोइल एज अ रिसोर्स, सोइल को एक स्रोत के रूप में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सोइल की फॉर्मेशन में उनके बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ सोइल, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन और ऑफ सोइल, सोइल की लेयर के बारे में जो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है और उसको कंजर्व कैसे करना चाहिए, उसको बचाना कैसे चाहिए, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। फिर है वाटर के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस उसकी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के अवेबिलिटी के स्रोत देखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और पानी के रिसोर्सेज को बचाने के लिए मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एज अ रिसोर्स, प्राकृतिक वनस्पति एक स्रोत के रूप में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, देयर इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट फायर्स एंड द मेथड्स टू कंट्रोल दैम, फॉरेस्ट के टाइप पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फॉरेस्ट में जो आग लगती है उनके बारे में और कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, इनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ देखेंगे, एरियाज और मेथड ऑफ कंजर्वेशन किन किन एरियाज में और किस तरीके के मेथड किए जाने चाहिए इसको कंजर्व करने के लिए, द वेज मीन्स ऑफ एफर्ट्स टेकन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो लैंड है। ठीक है, जैसे लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द मेन रिसोर्सेज ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन ये मेन रिसोर्सेज हैं जो हमारी धरती पर सभी तरीके की लाइफ को फॉर्म करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूजेज एंड लिमिटेशंस एंड द वेरियस मेथड्स टू कंजर्व दैम, हमें ज़रूरत है उनके इस्तेमाल को समझने की, उनकी जो लिमिटेशन है, जो सीमित मात्रा में उनके बारे में जानने की और उन मेथड्स को जानने की जिनसे उन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं भविष्य के लिए। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज लैंड, धरती पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है, जो स्रोत है वो लैंड है। इट इज़ कवरिंग नियरली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, ये लगभग 30% अर्थ का एरिया कवर करते हैं और आउट ऑफ विच ओनली अ स्मॉल एरिया इज़ इनहेबिटेबल, इसमें से कुछ ही ऐसी जगह है जो कि निवास स्थान बनाने के योग्य है। नियरली 1/3 एरिया इज़ हैबिटेबल, लगभग 1/3 हिस्सा ही हैबिटेबल है यानी रहने योग्य है, एंड द रेस्ट ऑफ द रीजन इज़ नॉट हैबिटेबल, और जो बाकी हिस्सा है वो रहने के योग्य नहीं है। देयर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन हैबिटेबल लैंड एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो एरियाज हैबिटेबल हैं, लैंड एरियाज जो रहने योग्य हैं, वो उनके अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है यानी एक जैसा नहीं है। और ये किस वजह से है, कुछ फैक्टर्स की वजह से है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉपुलेशन के, वो है वेरिएशन ऑफ इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, ज़मीन और वहाँ की जलवायु की जो विशेषताएं हैं उसमें विभिन्नता पाया जाना, ये सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से कहीं तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कहीं बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। सेकंड जो मेन टॉपिक है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है अनइवन टोपोग्राफी, यानी कि एक समान सांख्यिकी नहीं होना, यानी जगह जो है, एरियाज जो है वो सब जगह एक जैसे नहीं है। फिर स्टीप स्लोप्स और माउंटेन्स, यानी कि तेज़ ढलान वाले जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनकी वजह से। उसके बाद है लो लैंग एरियाज विच आर फ्लडेड विद वाटर एंड हैव वाटर लॉगिंग, नीचे एरियाज जो कि गहरे एरियाज हैं, जो नीचे जगह पे पाए जाते हैं, उनके अंदर पानी की बाढ़ आ जाती है, वो पानी से भर जाते हैं, इस कारण भी उस जगह पे कम पाई जाती है पॉपुलेशन। उसके बाद सैंडी एंड डेजर्ट एरियाज, मिट्टी वाले और डेजर्ट एरियाज, फर्टाइल एंड थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, काफ़ी उपजाऊ और बहुत घने जंगलों वाले स्थान, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से फ़र्क पड़ता है इस बात पर कि कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है तो कहीं कम पाई जाती है। The plains and river valleys are generally suitable for cultivation of crops and therefore they are the most densely populated areas of the world. जो प्लेन एरियाज होते हैं, बिल्कुल समतल जगह, और जो रिवर वैलीज होती है, जो नदी के आसपास की घाटियाँ होती हैं, वो जनरली सुइटेबल होते हैं कल्टीवेशन के लिए, फसल भी उगाने के लिए और
एंड देयरफॉर दे आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या वाले एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द थिक फॉरेस्ट, जो घने जंगल हैं, डेजर्ट्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, एंड प्लेसेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। इनके अंदर जो जलवायु होती है वो भी रहने योग्य नहीं होती, उसकी कंडीशंस रहने के फेवर में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्पार्सली यानी बहुत ही कम पाई जाती है। लैंड यूज़, अब हम लैंड का यूज़ देखेंगे कि किस किस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। लैंड का, ज़मीन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन द अर्थ इज़ लैंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राकृतिक स्रोत धरती पर पाया जाता है वो लैंड है। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, मेकिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड लेइंग रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो ये लैंड है इसका यूज़ हम अलग अलग पर्पजेज़ के लिए करते हैं, जैसे कोई खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए करता है, कोई फैक्ट्रीज बनाने के लिए करता है, रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। इसे ही कॉमन में क्या कहा जाता है, लैंड यूज़ कहा जाता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज़ ऑफ लैंड सच एज क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, टोपोग्राफी, अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंड का जो यूज़ है उसके अंदर डिफरेंस पैदा करते हैं। वो हैं जैसे मतलब क्लाइमेट है, जलवायु वहाँ की कैसी है, वहाँ मिट्टी किस टाइप की है, वहाँ का एरिया कैसा है, मिनरल्स और पानी की अवेबिलिटी कैसी है या नहीं है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस लैंड, वो जो लैंड का एरिया है उसका किस चीज़ में यूज़ किया जाए। बिसाइड्स दीज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सर्टेन ह्यूमन फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एटसेट्रा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, तो इसके अलावा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं। टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस लैंड का यूज़ जो है वो किस पैटर्न में किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लैंड पर ओनरशिप यानी मालिकाना अधिकार के आधार पर लैंड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो प्राइवेट और एक कम्युनिटी लैंड। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के बारे में। द लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वो ज़मीन जो किसी एक आदमी की अपनी खुद की होती है। इट्स यूज़ एंड प्रोड्यूस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। इसका वो यूज़ कैसे करेगा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है वो वहाँ से, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्राइवेट लैंड है। एग्जाम्पल, द हाउस बिल्ट ऑन योर प्लॉट ऑफ लैंड इज़ योर प्रॉपर्टी एंड इज़ प्राइवेट लैंड। एग्जाम्पल है कि आप अपने खुद की ज़मीन के प्लॉट में अपना घर बनाते हो तो वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी और वो प्राइवेट लैंड है। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी लैंड के बारे में। द लैंड विच इज़ नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल बट बाय अ कम्युनिटी, एक ऐसी ज़मीन जिस पर किसी एक का हक ना होकर पूरे समाज का हक होता है। दिस लैंड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, पार्क्स, शॉपिंग मॉल सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल एटसेट्रा। इस लैंड का कॉमन में यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, पार्क बनाने में, शॉपिंग सेंटर्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल बनाने में। दिस कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इस कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी लैंड भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, द क्लब्स, कम्युनिटी सेंटर्स आर सम ऑफ द कम्युनिटी लैंड हुज बेनिफिट्स आर enjoyed by a large number of people, therefore it is also known as the common property resource। एग्जाम्पल, जैसे क्लब्स बनाए जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, ये कुछ कम्युनिटी लैंड्स पर बनते हैं जिनका बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ उठाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे चेंजेस इन लैंड यूज़। लैंड के यूज़ में बदलाव कैसे आ जाता है, मतलब अलग अलग जगह की ज़मीन का यूज़ अलग अलग कामों के लिए क्यों किया जाता है। Since human beings came into existence, they have been using land for various purposes। जैसे ही जो मानव प्रजाति है वो अस्तित्व में आई तो उन्होंने लैंड का यूज़ अलग अलग उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया। अर्ली मैन वॉज बेसिकली इज फूड गैदरर, बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग का जो आदमी था यानी अर्ली मैन जो थे वो बेसिकली फूड गैदरर थे, यानी भोजन सिर्फ इकट्ठा करते थे। लेकिन बाद में जैसे कृषि की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो लोगों ने पेड़ों को काटकर ज़मीन को साफ करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर के लिए। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल दे स्टार्टेड माइनिंग एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन हैज़ चेंज द यूज़ ऑफ लैंड टू फुलफिल द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। उसके साथ ही
जब मेटल की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने माइनिंग करना शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ लोगों ने ज़मीन का इस्तेमाल भी अपनी डिमांड्स और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से बदल दिया। जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी उसकी ज़रूरतें बढ़ रही थी, उनकी डिमांड बढ़ रही थी, और इस चीज़ को पूरा करने के लिए लोगों ने लैंड का जो यूज़ था उसका फॉर्मेट बदल दिया। पीपल आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेबल लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंटल पर्पजेज। लोग आजकल खेती करने लायक ज़मीन का यूज़ इंडस्ट्रीज़ लगाने में और अपना निवास स्थान बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने में कर रहे हैं। इन अर्बन एरियाज लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस रिक्रिएशनल पर्पजेज। शहरी क्षेत्रों में ज़मीन का यूज़ आज अलग अलग प्रकार के रिक्रिएशनल पर्पजेज में हो रहा है, जैसे द चेंज इन द लैंड यूज ऑल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये जो लैंड के इस्तेमाल में बदलाव आ रहे हैं ये साथ में क्या कर रहे हैं, ज़मीन का जो डिग्रेडेशन है यानी उसकी जो दुर्दशा है उसे बढ़ा रहे हैं या फिर उसका निम्नीकरण कर रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो लीड टू डीसर्टिफिकेशन। इस वजह से क्या हो रहा है कि अप्रमाणन भी साबित हो रहा है, यानी डीसर्टिफिकेशन हो रहा है ज़मीन का। लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं। सॉइल इरोशन, लैंडस्लाइड्स यानी भूसंकलन हो रहा है, और सॉइल इरोशन यानी कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, एंड दिस हैज़ बिकम अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से ज़मीन का जो यूज़ है उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज़, जो कृषि के क्षेत्र हैं उनको एक्सपेंड किया जा रहा है। दूसरा फैक्टर है बिल्डिंग रेजिडेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज, जो निवास स्थान है रहने के लिए जो लोग घर बना रहे हैं वो अलग अलग तरह के बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, इस वजह से भी क्या हो रहा है उसका यूज़ बदल रहा है। उसके बाद बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स, रोड्स और डैम्स बनाने की वजह से। बिल्डिंग कमर्शियल एरिया सच एज मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। कमर्शियल एरियाज़ को बनाने में जैसे मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाने की वजह से। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाने की वजह से। बिल्डिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्स सच एज पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज एटसेट्रा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जैसे पार्क, कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। इन वजह से ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज जो लैंड का यूज़ एक्चुअल में होना चाहिए उससे बदलकर नया ही यूज़ किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में, यानी भूसंकलन जिसमें ज़मीन खिसक जाती है। लैंडस्लाइड्स आर द जियोग्राफिकल फेनोमेनन वेयर लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स, डेब्रिज, टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ मूव्स और स्लाइड्स डाउन अ। ये जो लैंडस्लाइड है वो एक जियोग्राफिकल फैक्टर है, ठीक है, भौगोलिक है, ऐसा मतलब प्रकृति की वजह से होता है, जिसके अंदर लार्ज मासेस और रॉक्स, डेब्रिस, टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ मूव्स और स्लाइड्स डाउन अ स्लोप, जिनकी वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो टॉप्स ऊपर की जो मिट्टी होती है धरती की वो मूव कर जाती है, स्लाइड कर जाते हैं। स्लोप जो मतलब ढलान होती है पहाड़ों की वो स्लाइड कर जाती है, फिसल जाती है। दिस हैपन्स मैनली इन हिली और माउंटेनियस एरियाज। ये मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में और पर्वत वाले जो इलाके होते हैं उनके अंदर होता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स। यहाँ कुछ मुख्य फैक्टर्स दिए जा रहे हैं जो लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार हैं। दे आर, वो हैं, अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन काज हैवी लैंडस्लाइड्स। अगर लंबे समय तक लगातार बारिश होती रहे तो उससे क्या हो जाएगा, हैवी लैंडस्लाइड का कारण बनता है। इरोशन कास्ड बाय रिवर्स और ओशन वेव्स, नदियों और समुद्रों की लहरों की वजह से जो मिट्टी का कटाव होता है वो भी एक इसका कारण है जिस वजह से लैंडस्लाइड होता है। एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस, जो एरियाज़ किसकी चपेट में आ जाते हैं, भूकंप के चपेट में, बाढ़ की चपेट में, और वोल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी फटता है जिन एरियाज़ में, वहाँ भी भूसंकलन हो सकता है। लॉस और एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सोइल न्यूट्रिएंट्स, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी कमी होना, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी जो वनस्पति का विकास है, ग्रोथ है, उसके अंदर लॉस होना या फिर उसका बिल्कुल एब्सेंस ही हो जाना। Human factors such as construction, deforestation, blasting for mines, vibrations caused by heavy machinery etc. कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिफोरेस्टेशन जंगलों को काट रहे हैं, मिलों माइंस यानी खानों से खुदाई करने के लिए खानों के लिए ब्लास्टिंग करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, यानी जो हैवी मशीनरीज है, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, उनके वाइब्रेशन की वजह से भी ऐसा होता है। देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड सच एज। अब लैंडस्लाइड्स के जो कुछ एक इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इससे क्या होता है लैंडस्लाइड से। नंबर 1, डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी और लाइफ का क्या होता है, नुकसान होता है। रोड एंड रेल कम्युनिकेशन इज डिस्टर्बेड एंड लार्ज एरियाज आर इसोलेटेड, रोड और जो रेल कम्युनिकेशन है उसके अंदर खराबी आ जाती है, यानी सड़कें टूट जाती हैं, रेलवे लाइनें ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से बड़े
काफ़ी एरियाज़ क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम इज़ डिस्टर्प्टेड, जो पावर ट्रांसमिशन है और जो टेलीकॉम सिस्टम है उसमें भी क्या आ जाती है, खराबी आ जाती है, रुकावट आ जाती है। द लैंड अवेबिलिटी इज सेटिंग लिमिटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ओवर यूज ऑफ लैंड, जो लैंड का यूज़, जो लैंड अवेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। किस वजह से, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और एक उसका ओवर यूज़ बढ़ रहा है, लैंड का यूज़ बढ़ रहा है। देयर इज़ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी उन्हें काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ लीड टू डेजर्टिफिकेशन एंड इरोशन ऑफ सोइल, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई की वजह से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान बन जाता है बहुत ज़्यादा और मिट्टी का कटाव होने लगता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट लैंड शुड बी कंजर्व्ड एंड दी वेरियस वेज बाय विद इट कैन बी डन आर, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी ज़मीन को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना होगा लैंड को, और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे उनमें से कुछ एक हैं। नंबर 1, प्लांटिंग मोर ट्रीज, अफॉरेस्टेशन यानी जंगल उगाना, इसका मतलब बहुत सारे पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना शुरू करना होगा। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर पास्चर लैंड, जो खुले में पशुओं को खुला छोड़कर चराने का काम करते हैं उसके ऊपर ओवर ग्रेजिंग पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और ये हम कैसे कर सकते हैं, मोर पास्चर लैंड्स बनाकर, यानी जो चारागाह के लिए कुछ एरियाज फिक्स कर लें और उसी में चराने योग्य चीज़ें उगाएं और उसी को पशुओं को खिलाएं, तो ये काम करके हम क्या कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रोनी बसेस शुड बी ग्रोन सो दैट लैंड ड्यून्स कैन बी स्टैब्लिश्ड, जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं उन्हें उगाना चाहिए ताकि जो मिट्टी के टीले होते हैं वो एक जगह स्थिर हो जाएं, आगे खिसके नहीं, ठीक है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज्ड, जो कीटनाशकों का और जो केमिकल खाद का यूज़ अपने करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, इन इस्तेमाल को कम करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड्स हैं उन्हें माइनिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना चाहिए ताकि हम लैंड का जो अपकर्ष है, जो निम्नीकरण है, उसे मिनिमाइज कर सकें, उसे कम कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लैंड है एक रिसोर्स के रूप में, जिसकी हमने सारी चीज़ें आज पढ़ी, क्या लैंड होती है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप की होती है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लैंडस्लाइड क्यों होता है, लैंडस्लाइड के इफेक्ट कौन से होते हैं और उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, और किस तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। तो आपको ये चैप्टर इस वीडियो के थ्रू रीड करना है और अच्छे से इन चीज़ों को समझना है और अपना होमवर्क टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।